सो हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोग का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों स्पेशली फ़िलहाल आप सभी लोगों के जो सीआरपीएफ टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन के जो आपके एग्जामिनेशन है ये जुलाई के मंथ में 1 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि अब लास्ट उनके पास 13-14 दिनों का समय बच गया है। और बेसिकली उनके मन में जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन और डाउट ये आ रहा था कि ये जो वैकेंसी है बहुत बड़ी वैकेंसी यानी 9212 पोस्ट की वैकेंसी है। और अगर इस बार इस वैकेंसी में अगर आप जॉब नहीं ले पा रहे हो तो फिर थोड़ी सी मुश्किल होगी, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों इस बार आपको एकदम जी जान लगा देना है और इस बार सिलेक्शन आपको ले लेना है। इसी सिलसिले में दोस्तों जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका जो सेट 2 है मैं लेकर के आ चुका हूं। यानी अगले दिन का जो पेपर आपका हुआ था सेट जिस तरह से हुआ था कंटिन्यूअसली और किस तरह के क्वेश्चन आपके सीआरपीएफ के एग्जामिनेशन में आते हैं ये मेरे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो आज इसी पेपर को हम सॉल्व करेंगे और हर एक क्वेश्चन का साथ साथ डिटेल्स भी हम देखते जाएंगे जिससे कि आपके जो बाकी सारी चीज़ें वो भी रिवाइज होते चला जाए। इसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि आपको बताना है कि आप ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इसमें से फाइनली आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है इसका, ठीक है। तो चलिए बिना देर के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भारत का वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है। दोस्तों ये उस समय का पूछा गया था, ठीक है। तो आपके ऑप्शन उसी समय के हिसाब से दिए गए थे और उस समय जो थे आपके वित्त मंत्री ये थे अरुण जेटली जी, ठीक है। अरुण जेटली जी थे लेकिन फिलहाल इनका निधन हो गया है तो इसको तो हम छोड़ देंगे। लेकिन अब बात करेंगे कि वर्तमान में अभी आपके जो हैं वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर आपके कौन है। तो दोस्तों ये हैं आपके निर्मला सीतारमण, ठीक है। निर्मला सीतारमण, ठीक है, निर्मला सीतारमण। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है, विदेश मंत्री कौन है तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि वर्तमान विदेश मंत्री कौन है। गृह मंत्री की अगर हम बात कर लेते हैं तो गृह मंत्री दोस्तों आपके हैं फिलहाल में आपके जो हैं ये अमित शाह जी हैं, ठीक है, अमित शाह जी हैं। अगर रक्षा मंत्री की बात कर ले तो रक्षा मंत्री आपके वर्तमान में कौन है तो राजनाथ सिंह जी हैं। और विदेश मंत्री की जहाँ तक बात हुई थी तो ये आपके जयशंकर जी हैं, ठीक है, एस जयशंकर जी, ठीक है। तो आप सभी को ये सारे पॉइंट्स जो है करेंटली ये ध्यान रखने होंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इसरो के वर्तमान प्रमुख कौन है, साइंटिस्ट यानी प्रमुख जो हेड होते हैं वो कौन है इसरो के। दोस्तों ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है तो आपको जो सुविधा लगे, लेकिन हम बेसिकली ट्राई करते हैं हिंदी में क्योंकि हिंदी के जो स्टूडेंट हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। मैं ट्रांसलेट कर दूंगा इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि इसरो के वर्तमान में प्रमुख कौन है यानी जो हेड होते हैं इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। आपके ऑप्शन है एस किरण माथुर माधवन रेड्डी, एस रेड्डी और एम अरविंदन, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों उस समय के अनुसार देखा जाए तो ये आपके एस रेड्डी थे, लेकिन फिलहाल इसरो के जो आपके साइंटिस्ट हैं यानी जो हेड हैं वो के शिवम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा के शिवम, ठीक है, के शिवम है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कौन है, के शिवम फिलहाल में आपके इसरो के चेयरमैन हैं, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों अगर आपको पूछ दे कि डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो ये आपके कौन है, तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपको नहीं पता है तो अभी से जा करके फटाफट एकदम सर्च कीजिए इस चीज़ के बारे में और जल्दी से जवाब मुझे दीजिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और ये आपके एग्जामिनेशन में गारंटी है कि आएगा जीके जीएस के सेक्शन में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि टाइफाइड बुखार का कारण क्या है। टाइफाइड दोस्तों जो फीवर होता है, टाइफाइड बुखार होता है, इसका प्रमुख कारण क्या है। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, विषाणु और फंगी। इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं कि टाइफाइड फीवर इज ए काउज्ड बाई, टाइफाइड किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस और फंगी। तो बहुत सारे लोग जो हैं तुरंत मार देंगे बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड होता है, लेकिन नहीं दोस्तों जो टाइफाइड होता है ये बेसिकली आपका प्रोटोजोअल डिजीज़ है, ठीक है, प्रोटोजोअल। हाँ बैक्टीरिया भी आपका इसमें सही हो जाएगा, बैक्टीरिया भी कोई ख़राब नहीं है क्योंकि टाइफाइड बेसिकली आपका होता किससे है तो कंटामिनेटेड वाटर पीने से यानी गंदा पानी पीने से, ठीक है, गंदा खाना खाने से। तो स्पेशली उसमें बैक्टीरिया वगैरह जो ग्रो कर जाती हैं तो यही हम कहेंगे कि बैक्टीरिया की वजह से ही टाइफाइड जो फीवर होता है आपका होता है। वायरस से दोस्तों कौन कौन सी बीमारी होती हैं तो वायरस से आपके एड्स हो गया, ठीक है, एड्स हो गया, बाकी चिकन फॉक्स जिसको हम चेचक कहते हैं, चिकन फॉक्स हो गया, ठीक है। इस तरह की जो समस्याएं होती हैं वो वायरस के कारण से होती हैं। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं फंगी की, अगर कोई बीमारी तो फंगस की वजह से क्या होता है तो जिस तरह से आप देखते होंगे कि आपका पैर वैर की उंगली में जब पानी ज़्यादा लग जाता है तो वहाँ पे कट जाता है, ठीक है, पानी की वजह से कट जाता है वहाँ पे अजीब तरह का। स्पेशली जो मम्मी उम्मी होती हैं यानी घर जो स्पेशली अब शहर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन जो गांव देहात में होती हैं जो काम करती हैं रेगुलरली खेत वोत में या फिर आपके खाना वाना पकाती हैं कंटिन्यूसली, मतलब उनका पानी के साथ में अटैचमेंट ज़्यादा रहता है तो उन लोग के पैर जब आप देखोगे तो वहाँ पे आपको पैर के पास दिखाई देता है कि थोड़ा थोड़ा कट जाता है, क्यों, क्योंकि पानी लगने की वजह से। तो वो सारा डिजीज दोस्तों स्पेशली आपका फंगल डिजीज यानी फंगस में आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ में दोस्तों अगर आप भी
दोस्तों अगर आप लोग भी सीआरपीएफ टेक्निकल और ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हो और आप सभी लोग का दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका पेपर के अब 10 से 15 दिन बच गए हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब हालांकि आपसे 13-14 दिन बचे हुए हैं, लेकिन 15 दिन हमें प्रोक्स मान के चल रहे हैं। हो सकता है आपको पेपर 2-3 तारीख के आसपास हो, तो फिर 15 दिन मिल जाएंगे आपको। लेकिन इसके बीच में बस स्टूडेंट की लास्ट पॉइंट पर अब समस्या ये आ रही है कि हम पढ़े तो क्या पढ़े, क्योंकि अभी तक उन्होंने रिवीजन उतना नहीं किया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी आपकी सिलेबस। तो आप सभी लोगों के लिए दोस्तों बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप सभी लोगों की डिमांड पे आपके जीके जीएस, ठीक है, रीजनिंग, आपके हिंदी, मैथमेटिक्स और साथ ही साथ दोस्तों आपके इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश, इन सारे सब्जेक्ट की दोस्तों जो पीडीएफ है आपको अवेलेबल करवाई गई है हमारी टीम के द्वारा मात्र 32 रुपीज़ के अंतर्गत, यानी 32 रुपये में दोस्तों आपको ये सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पीडीएफ्स। इसकी प्राइस हाई थी, लेकिन हमने जानबूझ करके कम रखी है इस वजह से, ताकि सारे स्टूडेंट जो भी लोग इकोनॉमिकली उतने अच्छे नहीं है वो भी लोग इसको परचेज कर सके। और केवल एक नहीं है, चारों पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगी 32 रुपीज़ के अंतर्गत। तो जिनको भी ये पीडीएफ लेना है, आपको इस नंबर 9006914446 इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा और उसमें लिखना है हाय सीआरपीएफ। ठीक है, सीआरपीएफ लिखना है आपको, बाकी वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। ये दो चीज़ लिख करके आपको सेंड करनी है दोस्तों। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये पूरा पीडीएफ कवर अप कर लेते हो, 4 से 5 दिन लगेंगे आपको ये पूरा पीडीएफ कवर अप करने में, लेकिन 4 से 5 दिन अगर आप ये पूरा पीडीएफ कवर कर लोगे तो ये 100% श्योर रहो आप कि इस पेपर के अंतर्गत आप 70+ नंबर जो है आराम से स्कोर कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो जल्दी से जाइए पीडीएफ परचेज कीजिए, बाकी डिटेल्स आपको आगे मिल जाएगी। तो दोस्तों जिनको भी ये पीडीएफ लेना है जल्दी से जाकर के परचेज कीजिए, और बहुत ही बेहतरीन है भाई साहब। इसके अलावा आपके क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। नेशनल बर्ड इज ए, यानी भारत का राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पेड़, ये सारा चीज़ ध्यान रखिएगा। और इस बार पेपर थोड़ा सा टफ आएगा क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो इस वजह से पेपर का लेवल थोड़ा सा डाउन है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो भारत के दोस्तों जो राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी यानी आप कह सकते हैं कि जो नेशनल बर्ड है ये कौन है, तो आप सभी को पता होगा कि बेसिकली ये मोर है। लेकिन अगर पूछ दे कि राष्ट्रीय पक्षी जो मोर है इसका साइंटिफिक नाम क्या है, यानी जो वैज्ञानिक नाम है इसका क्या है, तो बहुत सारे लोग जो है वो उलझन में पड़ जाएंगे कि अरे भाई साहब इसका तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो आपको दोस्तों जितने भी साइंटिस्ट नेम है, स्पेशली ह्यूमन के, यानी ह्यूमन को क्या कहते हैं, ठीक है, होमो सेपियंस इनको तो कहते हैं, आपके मोर के, पेड़ के, जो मतलब जो बेसिकली इंपॉर्टेंट है उसको एक बार आपको पढ़ लेना है। ठीक है, और पीडीएफ में ये सारा चीज़ मेंशन किया हुआ है। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों, हाँ ये भी एक क्वेश्चन आता है, ये आपको अगर बात आई है यहाँ पे नेशनल बर्ड की कि मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है, तो दोस्तों सत्यमेव जयते पूछता है कि सत्यमेव जयते जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आपके मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बाद आज ये क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो ये आपका सहारा हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब, यानी सहारा सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, अगर हम थार की बात कर लेते तो थार दोस्तों आपके राजस्थान में स्थित है, यानी जैसलमेर। और कालाहारी ये भी पूछता है, कालाहारी भी, कालाहारी कहाँ पे स्थित है, तो कालाहारी आपके बोट्सवाना में स्थित है। ठीक है, बोट्सवाना में। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, तो ध्यान रखिएगा, बस आपको कुछ नहीं के बी कर देना है, के बी। ठीक है, कालाहारी बोट्सवाना, कालाहारी बोट्सवाना। ठीक है, तो ये भी पूछता है कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे स्थित है, तो बोट्सवाना में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी थार और जैसलमेर आपके भारत में स्थित है, सहारा आपके अफ्रीका में स्थित है, और अफ्रीका को क्या कहा जाता है, तो डार्क कॉन्टिनेंट यानी काला महाद्वीप, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, तो वर्तमान में आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो अभी बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में आ जाएंगे। तो वर्तमान में दोस्तों भारत के 28 राज्य हैं और आपके 8 यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अब आपको 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज के जितने भी सीएम गवर्नर हैं उनके नाम याद रखने हैं। ठीक है, तो अगर हम बात कर लेते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो वह है आपका नागालैंड। ठीक है, नागालैंड जो है, नागालैंड की राजधानी की अगर हम बात करें तो कहाँ है, तो कोहिमा है। ठीक है, कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कहाँ है, तो कोहिमा है, ये भी ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात कर लेते हैं कि इनमें से कौन कौन से हैं, तो लक्षद्वीप भी आपका है, पौंडीचेरी भी है, आपका दमन द्वीप भी है। ठीक है, तो कैपिटल स्टेट जो है ये ध्यान में आप पढ़ करके एकदम गारंटी की जाइएगा, क्वेश्चन इससे 1 नंबर का आएगा। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि खरीफ फसल की कटाई कब होती है। जो खरीफ फसल होती है, यानी एक तरह से कहें तो खरीफ फसल हम कहेंगे उसको जिसके की कटाई के बारे में बात की गई है। तो भारत में दोस्तों फसल 3 तरह की होती है। पहली होती है खरीफ, ठीक है, दूसरी होती है रबी, और तीसरी होती है जायद। ठीक है, जायद।
आपकी खरीफ जो फसल होती है बेसिकली जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर तक इसको कट कर दिया जाता है, ठीक है। रबी दोस्तों जो होती है आपके नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल तक इसको काट दिया जाता है। और जायद जो होता है जो आपके अप्रैल और जून के बीच का महीना होता है, इसमें बहुत सारी सब्जियां उगाई जाती हैं, ठीक है। तो उस समय जायद फसल जैसे कि आपके टमाटर वगैरह हो गए, आपके तिलहन वगैरह हो गया, तो उसको जायद फसल में कहते हैं। तो बेसिकली इस सवाल का दोस्तों जो जवाब हो जाएगा, यानी आपका ये अक्टूबर और नवंबर में काटी जाती है कौन सी फसल, तो खरीफ फसल। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है अक्सर एग्जाम में। ये भी आता है कि खरीफ फसल के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो खरीफ फसल के एग्जाम्पल्स आपके हो जाएंगे राइस, ठीक है, राइस यानी चावल, चावल हो जाएगा, ठीक है। आपका बाजरा तो नहीं होगा, बाजरा आपका रबी में आ जाएगा, गेहूं आपका रबी में आ जाएगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद पीडीएफ में ये सारी चीज़ मेंशन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो क्या होता है उसका मतलब, तो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इनमें से कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? आपके शिमला, कॉर्बेट, चंपाहारी, गोरुमारा। तो दोस्तों अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, तो ये जो आपका कार्बेट है ये नेशनल पार्क है, ठीक है, नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है। लेकिन गोरुमारा जो है ना, ये आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसी तरह से अगर आपसे मैं पूछूं कि रणथंभौर, ठीक है, रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे स्थित है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। अगर इसका जवाब आप दे दिए तो मैं समझूंगा कि आपकी जो तैयारी है बहुत ही अच्छी शानदार चल रही है एकदम, ठीक है। इसी के साथ में दोस्तों जिनको भी एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि जिनको भी पीडीएफ लेना है जल्दी से जाकर के दोस्तों परचेज कीजिए। मात्र 32 रुपीज़ के अंतर्गत आपको ये पीडीएफ की प्राइस रखा हूँ मैं जानबूझ करके, ताकि सब लोग इजीली इसको परचेज कर सके। और सारे सब्जेक्ट की कंबाइंड है, और अगर आप इसको पढ़ लेते हो ना तो भाई आराम से आप 70-80 प्लस स्कोर करके आ जाओगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध आपका किससे है? सोना, सूर्यमुखी, तेलहन और मुर्गी पालन। तो दोस्तों पीली क्रांति यानी समझ में आ रहा है आपको कि पीली यानी येलो जो रिवोल्यूशन है बेसिकली आपके तेलहन यानी तेल से संबंधित है। इसी तरह से अगर व्हाइट यानी उजली क्रांति किससे संबंधित है, तो ये आपके दूध से संबंधित है। अगर मैं बात करूं कि हरी किससे संबंधित है, तो हरी दोस्तों आपकी संबंधित है किससे? ग्रीन, आपके एग्रीकल्चर से, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 55, केसरी समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, केसरी, केसरी जो समाचार पत्र है दोस्तों, इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे, उनके नाम बताइए। आपके ऑप्शन आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। आपके समाचार पत्र केसरी जो था, और एक और उनके द्वारा लिखा जाता था, उसका नाम था मराठा, ठीक है, मराठा। ये दो न्यूज़पेपर थे। केसरी दोस्तों जो थी ये छपती थी आपकी इंग्लिश में, और मराठा जो छपती थी ये आपकी छपती थी हिंदी में, इसकी मराठी में, ठीक है। और इसके छापने वाले एक ही व्यक्ति थे, वो थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक, ध्यान रखिएगा। आपको मुझे बताना है कि गांधी जी द्वारा एक पत्रिका लिखी जाती थी युगांतर, युगांतर, ठीक है, युगांतर छोड़ो, हिंद स्वराज, ठीक है, हिंद स्वराज एक पुस्तक थी, उसका विमोचन कब किया गया था? हिंद स्वराज बहुत ही फेमस पुस्तक थी, तो उसको लॉन्च कब किया गया था ये मुझे बताना है। आपके ऑप्शन में दे देता हूँ, 1909, 1910, 1911, 1912। ये चारों में से जो भी आप मार दोगे ना तो मैं समझूंगा कि एकदम आप हिस्ट्री डीपली पढ़ चुके हो। ये हिंद स्वराज जो पुस्तक थी ये गांधी जी को द्वारा लिखी गई थी, लेकिन इसे प्रकाशित कब किया गया था ये क्वेश्चन आता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इस बार पेपर दोस्तों इससे टफ लेवल आएगा। ये उस समय का पेपर 2016-17 का जब वैकेंसीज कम थी और जो स्टूडेंट की संख्या भी थी ये भी कम थी, लेकिन इस पर वैकेंसी भी ज़्यादा है और स्टूडेंट की संख्या भी ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन चिकित्सक नहीं था? सुश्रुत, चार्वाक, चरण, धन्वंतरी। तो इनमें से दोस्तों कौन ऐसे व्यक्ति थे जो कि आपके चिकित्सक नहीं थे? तो आपने सुना होगा, सुश्रुत का भी नाम सुना होगा, चरक का भी नाम सुना होगा, और धन्वंतरी का भी नाम सुना होगा, लेकिन ये जो चार्वाक करके हैं इनका नाम नहीं सुना होगा, ठीक है। तो चिकित्सक इनमें से चार्वाक नहीं थे। बस दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11, 9, 10, 8। तो बेसिकली सब लोग मार देगा 11 और किस में होते हैं? तो आपके हॉकी में होते हैं, और किस में? तो आपके क्रिकेट में होते हैं। 9 खिलाड़ी दोस्तों किस में होते हैं ये आपको बताना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं ये सारे क्वेश्चन का सवाल छोड़ के दे रहा हूँ आपके ऊपर कि आप बताओगे, ताकि आप इसके बारे में खोजोगे, और खोजोगे तो फिर एक चीज़ के साथ में और दूसरी चीज़ भी आप देख लोगे। इस वजह से मैं इन कुछ सवालों के जवाब मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि फिर कुछ लोग कहेंगे कि पहले खुद बता देते नहीं बताते हो, तो भाई ऐसा मैं जानबूझ से करता हूँ ताकि कुछ थोड़ा सा आप भी रिसर्च करो। अब सारा चीज़ मैं ही प्रोवाइड करवा दूंगा तो फिर आप खोजोगे नहीं, और जब आप खुद से खोजोगे तो आप एक के साथ में 2-3 चीज़ें और देख लोगे उस चीज़ के बारे में, ठीक है, और कभी फिर आप वो भूलोगे नहीं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पोलो में अगर पूछ दे तो पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, ध्यान रखिएगा, पोलो में कितने? 4 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है?
आइस हॉकी, फुटबॉल, बेसबॉल और रग्बी। तो दोस्तों कनाडा जो है, कनाडा का बेसिकली जो राष्ट्रीय खेल है ये है आपका आइस हॉकी, ध्यान रखिएगा। बेसबॉल आपके ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का है। फुटबॉल आपके यूरोप का है, ठीक है, यूरोप में जितने भी देश हैं, अर्जेंटीना वगैरह। और रग्बी के बारे में सॉरी दोस्तों, मेरे पास इन्फॉर्मेशन अभी इसके बारे में नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली आपका कनाडा में ये होता है। हाँ, भारत के बारे में पूछ दे कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो वैसे तो हॉकी लोग मोड़ लेंगे, लेकिन हॉकी भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। फिलहाल भारत का राष्ट्रीय खेल कोई भी नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो हॉकी बस एक चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन हॉकी भी राष्ट्रीय खेल भारत का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59, एयरफोर्स एकेडमी कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है जलाहाली, हैदराबाद, बेंगलोर और पुणे। तो दोस्तों एयरफोर्स की एकेडमी जो है आपके हैदराबाद में स्थित है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर पूछ दे कि एनडीए कहाँ पे स्थित है, एनडीए तो ये आपके खड़कवासला में स्थित है। आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके देहरादून में स्थित है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह के क्वेश्चंस दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारतीय सेना में जो कैप्टन का पद होता है उसके बराबर में इंडियन नेवी में कौन सा पद होता है, तो ये पोस्ट भी आप एक बार देख लीजिएगा। मतलब आपको एकदम रिस्क नहीं लेना है, इस बार सारे क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं ताकि एग्जाम एकदम आप क्रैक करके ही आओ। इसके बाद बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों बिहार दिवस मैंने पहले ही बताया था कि आपको दिवस से क्वेश्चन जरूर आता है। जून 22, मार्च 22, अगस्त 22, जुलाई 22। तो दोस्तों बिहार दिवस जो है ये मनाया जाता है आपको 22 मार्च को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ठीक एक महीने बाद 22 अप्रैल को मनाया जाता है कौन सा डे, तो पृथ्वी दिवस, ठीक है। पृथ्वी यानी धरती दिवस मनाया जाता है किसको, 22 अप्रैल को। तो दोस्तों बेसिकली ये मैंने आपके 15 क्वेश्चंस कराएं और इन 15 क्वेश्चंस में आप कितना स्कोर कर पा रहे हो आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। इसके बाद आपका प्रोफेशनल नॉलेज के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके। तो अब आपको बताना है कि कितना आप 15 में से स्कोर कर पा रहे हो। और जिन लोग को भी अभी प्रिपरेशन कमज़ोर लग रहा है, 10 से कम स्कोर आप कर पा रहे हो, तो आपकी प्रिपरेशन अभी लूज है दोस्तों। जल्दी से जाइए जाकर के पीडीएफ परचेज कीजिए, 32 रुपये में पीडीएफ है। और आपको 9006914446 इस नंबर पे दोस्तों आपको व्हाट्सअप करना है। और व्हाट्सअप करने के बाद वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। जल्दी से दोस्त परचेज कीजिए क्योंकि समय कम है और प्राइस मैंने जानबूझ के कम रखा है ताकि सभी लोग इसको अफोर्ड कर सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।